हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यूनिट संख्या 8 12th क्लास डी व एफ उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में डी उपकोष के तत्वों की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया है, जिसमें हमने डी उपकोष के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, उनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले रंग, उनके चुंबकीय गुण आदि का हमने अध्ययन किया है तथा अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण क्या होता है ये भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम डी उपकोष के तत्वों के परमाणु आकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप एडिंग डालोगे डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार। ठीक है, हम परमाणु आकार पढ़ें डी उपकोष के तत्वों का, उससे पहले हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि भाई परमाणु आकार क्या होता है तथा आवर्त सारणी में ये किस प्रकार से कमी या वृद्धि करता है। तो देखो क्या होता है परमाणु आकार। परमाणु आकार होता है, यदि हम कहें कि किसी भी परमाणु की संरचना हम बनाएं तो जो सबसे बाह्यतम कोश होता है बाहर का, इसे हम कहते हैं बाह्यतम कोश, या इसे ही हम मान लेते हैं इसका कौन सा कोश, संयोजी कोश। कौन सा कोश मान लेंगे, संयोजी कोश। तो इसके नाभिक से ये जो बाह्यतम कोश है, इसके बीच की जो सीधी दूरी है, इसे हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे, और यही परमाणु त्रिज्या इसके परमाणु आकार क्या क्या करेगी, निर्धारण करेगी। तो हम कहेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक से, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की सीधी दूरी, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की सीधी दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहलाती है तथा यही कौन, परमाणु त्रिज्या ही यही परमाणु आकार का निर्धारण करती है। परमाणु आकार का निर्धारण करती है या परमाणु आकार के बारे में बताती है कि कोई परमाणु का आकार कितना होगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार किस प्रकार से कम या अधिक होता है। तो हम देखेंगे, हम तुलना करेंगे अपनी जो आवर्त सारणी है ना, उसमें जो परमाणु आकार है किस प्रकार से कमी या वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो देखना भाई, बाएं से दाएं जाने का मतलब क्या है। यदि हम कोई भी आवर्त ले लें, हम दूसरा आवर्त ले लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस प्रकार से ले लें, तो इन सभी के लिए आवर्त क्या होता है, 2 होता है। इन सभी के लिए संरचना बनेगी तो उसमें संयोजी कोश, जिसके लिए n बराबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 4 5, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, और यहाँ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं इस तरफ, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तथा साथ ही साथ एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। एक एक परमाणु क्रमांक का बढ़ने का मतलब है एक एक प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। यदि इसे हम लिथियम के लिए रखें तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो यहाँ कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। यदि हम कार्बन के लिए लें तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कैसे बनेगी इसकी संरचना, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तथा प्रोटॉन परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए कितने प्रोटॉन हो गए, 6। यदि हम नियोन के लिए लें तो यहाँ 10 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोटॉन एक ही निश्चित जगह पर जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक, और प्रोटॉन पर रहता है धनावेश। कौन सा आवेश रहता है, धनावेश। इसका मतलब ये है इधर से इधर हम जा रहे हैं, धनावेश में वृद्धि हो रही है। धनावेश कहाँ रहता है, नाभिक में। कहाँ रहता है, नाभिक में। नाभिक पर कौन सा आवेश बढ़ रहा है, नाभिक पर जो आवेश है कौन सा, धनावेश, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनावेश बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है नाभिक की क्षमता बढ़ रही है। नाभिक की क्षमता बढ़ रही है तो नाभिक है ना, जैसे जैसे नाभिक की क्षमता बढ़ेगी वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा तो आकार में क्या करेगा, वो कमी करेगा। आकार में क्या हो जाएगी, कमी। तो हम कहेंगे किसी भी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिक का
नाभिक की क्षमता बढ़ रही है, नाभिक की पावर बढ़ रही है, जिसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कह रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो बढ़ रहा है जिसके कारण आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरा है, यदि हम किसी भी वर्ग में या आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आए, कहाँ आए, ऊपर से नीचे आए। यदि हम पहला ही वर्ग ले लें, ये इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n कितनी है, 1, इसके लिए कितनी होगी 2, इसके लिए कितनी होगी 3, यहाँ इसके लिए कितनी होगी n बराबर 7। यदि हम ऊपर से नीचे आए तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ रहा है। यदि हम हाइड्रोजन के लिए संरचना बनाएं तो केवल एक ही कोष बनेगा, लिथियम के लिए बनाएं तो कितना कोष बनेगा, 2 कोष बनेगा, पोटेशियम के लिए बनाएं तो इसके लिए आवर्त 4 है, तो कितने कोष बनेंगे, 4 कोष बनेंगे। इसका मतलब बाह्यतम कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब नाभिक से बाह्यतम कोष कहाँ चला गया, दूर चला गया, जिसके कारण आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम कोष नाभिक से दूर चला जाता है, जिसके कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि। अभी हमने सीखा कि आवर्त सारणी में आकार किस प्रकार से कम अधिक होता है। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो नाभिकीय आकर्षण बल से संबंधित होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण आकार में क्या आती है, अपने कमी आती है। दूसरा है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है, जिसके कारण संयोजी कोष या बाह्यतम कोष नाभिक से दूर चला जाता है और परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है। अब हमें समझना है कि डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार कब अधिक होता है और कब क्या होता है, कम होता है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डी उपकोष का परमाणु आकार है, डी उपकोष का परमाणु आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है, 2 कारकों पर निर्भर करता है, 2 कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतः सभी परमाणुओं का परमाणु आकार इन्हीं 2 कारकों पर निर्भर करता है और डी उपकोष का भी इन्हीं पर करता है। अच्छा देखो, ये दोनों कारक कौन कौन से हैं। एक तो होता है परिरक्षण प्रभाव, एक क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, और दूसरा होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा देखो, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है हम ये सीखेंगे, फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है ये सीखेंगे, फिर हम ये देखेंगे परिरक्षण प्रभाव आकार में वृद्धि करता है, कमी करता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये हम सीखेंगे। तो देखना, परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है। परिरक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस रक्षण। इसका मतलब क्या है, दूसरों से रक्षा करना, दूसरों से रक्षा करना। दूसरों से रक्षा करने का मतलब है, देखो क्या है, यदि हम 3D श्रेणी की बात करें जिसमें हम स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक अपने ये तत्व आते हैं। यदि हम स्केडियम की परमाणु संरचना बनाएं तो इसके पास में 21 इलेक्ट्रॉन है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। इसकी संरचना बनाएं तो वो इस प्रकार से बनेगी। इसके पास में देखो कितने कोष बनेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसका मतलब कितने कोष बनेंगे, 4, 1, 2, 3, और ये कौन सा कोष बनेगा, 4। इसके देखो पहले कोष में क्या है, इसके पहले कोष में केवल 1s है, दूसरे में 2s और 2p है, और तीसरे को ध्यान से देखें 3s, 3p और 3d भी है। तो ये रहा, ये अपना 1s, ये 2s और 2p, यहाँ क्या क्या है, 3s भी है, 3p भी है, और क्या है, 3d भी है। चौथे में केवल क्या है, 4s है। या हम कहेंगे सबसे बाह्यतम कोष 4s है। तो स्केडियम या फिर पूरी जो 3D श्रेणी है, इन सभी का आकार ये नाभिक और ये जो बाह्यतम कोष है, ये नाभिक और ये जो बाह्यतम कोष है 4s, इन दोनों के बीच की दूरी इनके परमाणु आकार का निर्धारण कर रही है। एक मिनट रुको, देखना क्या है कि ये जो नाभिक है और ये जो 4s दोनों के बीच की सीधी दूरी है, ये इनके परमाणु आकार का निर्धारण कर रही है।
ये अधिक होगी तो परमाणु आकार भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जैसे हम स्केडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो देखो स्केडियम के डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास में 2, वेनेडियम के पास में डी उपकोष में 3, क्रोमियम के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही हम जिंक की तरफ जाएंगे तो डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। जैसे हम स्केडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जो स्केडियम 1 से लेकर जिंक 10 तक कितने हो जाएंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस स्थिति में क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ जो है ना ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रावेश क्या है, ऋणावेश, तो ये ऋणावेश भी बढ़ेगा। ये ऋणावेश नाभिक का जो धनावेश है, नाभिक का धनावेश इन ऋणावेशों पे लगना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा उस स्थिति में नाभिक का ये जो बाह्यतम कोष पर जो आकर्षण बल लग रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बाह्यतम कोष में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम कम होने लगेगा। तो ये आकार धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। इसका मतलब आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कब, ये जो इनका जो प्रभाव है किनका, डी उपकोष के तत्वों का। डी उपकोष के तत्व कार्य क्या कर रहे हैं, नाभिक के आकर्षण बल को बाहर नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से, 4s के इलेक्ट्रॉन, उनकी नाभिक से क्या कर रहे हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। तो रक्षा करने वाले कौन है, रक्षा करने वाले कौन है, 3d के तत्व। किससे करते हैं, किससे करते हैं रक्षा, ये करते हैं नाभिक के आकर्षण बल से, नाभिकीय आकर्षण बल से। किनकी करते हैं, किनकी रक्षा करते हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन की। किनकी रक्षा कर रहे हैं, 4s के इलेक्ट्रॉनों की। जैसे जैसे 3d श्रेणी में हम बाएं से दाएं आए और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो नाभिक के आकर्षण बल जो 4s पे लग रहा था उसके मान में क्या आ गई, कमी आ गई। यह हम दूसरे शब्दों में ये कह दें कि डी उपकोष का जो परिरक्षण प्रभाव है, डी उपकोष का परिरक्षण प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वृद्धि कर लेगा। जब डी उपकोष का जैसे ही परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा उस स्थिति में नाभिक के आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हम कहेंगे यदि परमाणु परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो अपना जो नाभिक के आकार भी है, नाभिक के आकार नहीं सॉरी, कौन सा आकार, परमाणु आकार, कौन सा आकार, परमाणु आकार। परिरक्षण प्रभाव धीरे धीरे जैसे डी उपकोष का बढ़ रहा है परमाणु आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कारक जो परमाणु आकार को प्रभावित करता है वो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना, ये नाभिक के आकर्षण बल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, नाभिक के आकर्षण बल से। जब नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है, नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है उस स्थिति में प्रभावी नाभिक के आवेश भी बढ़ता है। देखो क्या है, ये नाभिक है और ये मान लो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, ये भी नाभिक है, कोई दूसरा परमाणु है और ये भी क्या है, यहाँ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये जो नाभिक के आकर्षण बल है, यहाँ ये जो नाभिक के आकर्षण बल है वो हमने क्या मान लिया, कम मान लिया। और यहाँ ये जो नाभिक के आकर्षण बल है वो हमने क्या मान लिया, अधिक मान लिया। जब नाभिक के आकर्षण बल या नाभिक के अपनी तरफ खींचने की क्षमता अधिक है उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो पथ है ना वो दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। इसका मतलब आकार में क्या होगी, कमी। तो हम कहेंगे प्रभावी नाभिक के आवेश यदि बढ़ रहा है उसका मतलब सीधा सा ये है कि नाभिक के आकर्षण बल बढ़ा है। आकर्षण बल बढ़ा है तो परमाणु आकार में क्या आ गई, परमाणु आकार में क्या आ गई, कमी आ गई। ये दो प्रभाव हैं, एक परिरक्षण प्रभाव जो बढ़ने पर परमाणु आकार में वृद्धि करता है, जबकि दूसरा है प्रभावी नाभिक के आवेश खुद बढ़ रहा है तो परमाणु आकार में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अब इन्हीं दो कारणों को, इन्हीं दोनों प्रभावों को हम डी उपकोष के तत्वों पर अप्लाई करेंगे। देखना कैसे, यदि हम 3D श्रेणी की बात करें, किसकी बात करें, 3D श्रेणी की बात करें, तो यदि हम स्केडियम से यदि हम यहाँ से यहाँ आए, स्केडियम से क्रोमियम की तरफ आए, स्केडियम से क्रोमियम की तरफ आए यहाँ तक, तो यहाँ क्या है, आकार में कमी होती है, आकार में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि इनके लिए नाभिकीय आकर्षण बल, यह हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश
अधिक प्रभावी रहता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव क्या रहता है, कम प्रभावी रहता है। जबकि Mn, Fe, CO और Ni इनके लिए परिरक्षण प्रभाव और जो अपना है कौन सा प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल दोनों बराबर हैं, इसलिए आकार भी क्या रहता है, बराबर रहता है। जबकि निकिल के बाद में हम कॉपर या जिंक की तरफ आते हैं, इसके जस्ट बाद में इनके लिए तो आते हैं उस स्थिति में अपना जो परिरक्षण प्रभाव है ना, परिरक्षण प्रभाव वो अधिक प्रभावी हो गया, जबकि नाभिकीय आकर्षण बल या नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या हो गया, कम प्रभावी हो गया। अच्छा, अब देखो क्या है कि यहाँ नाभिकीय आकर्षण बल अधिक है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, कम है। जब देखो क्या है, इसे यदि हम ऐसे बनाएं, ये नाभिक, ये रहा, ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ नाभिकीय आकर्षण बल जो ये है नाभिक का आकर्षण बल वो क्या है, अधिक है। जब नाभिकीय आकर्षण बल अधिक है तो आकार में क्या कर देगा, कमी, तो आकार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये दोनों बराबर हैं, उस स्थिति में आकार भी क्या है, समान है, आकार भी क्या है, समान है। इसका मतलब इनके लिए आकार क्या रहता है, समान रहता है। जबकि निकिल के बाद में हम कॉपर और कॉपर के बाद में जिंक की तरफ आते हैं, उस स्थिति में ये जो परिरक्षण प्रभाव है ना आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का, ये परिरक्षण प्रभाव अधिक हो गया तो नाभिकीय आकर्षण बल बाह्यतम कोश पे क्या लगेगा, कम लगेगा और इसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम कहेंगे इनके लिए आकार में क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। ठीक, तो क्या है 3D श्रेणी में सामान्यतः होना क्या चाहिए था, इधर से इधर हम आ रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकार में स्केडियम से जिंक तक क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। लेकिन जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो केवल क्रोमियम तक ही अधिक प्रभावी रहता है। क्रोमियम के बाद में Mn से Ni तक इनका परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों बराबर हैं, तो आकार में न कमी होती है न वृद्धि होती है। लेकिन निकिल के बाद में परिरक्षण प्रभाव इतना अधिक प्रभावी हो जाता है नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में, जो आकार में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। अब हम ये देखेंगे कि जो डी उपकोष की जो तीनों चारों श्रेणियां हैं उनमें परमाणु आकार किस प्रकार से कम अधिक होता है। तो देखना क्या है, यदि हम 3D श्रेणी से फिर 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी में आए, इनके तत्व देखो इस प्रकार से हैं। ये इट्रियम से है, देखो क्या है, ये अपने चारों श्रेणियां हैं। यदि हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आए तो मुख्य क्वांट संख्या आवर्त का मान बढ़ा तो आकार में क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब हम ये कहेंगे 3D श्रेणी का आकार 4D श्रेणी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यही क्रम ऐसा होना चाहिए था, 3D से 4D में आए और 4D से 5D में आए और 5D से 6D श्रेणी में हम आए, तो आकार में लगातार क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही हम 4D से 5D में आएंगे तो हम एक प्रभाव पढ़ेंगे लेंथेनाइड प्रभाव, ये लेंथेनाइड संकुचन। तो ये लेंथेनम के बाद में जो भी तत्व आएंगे उनका आकार 5D श्रेणी के तत्वों का 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। सेम वैसा ही कारक 5D से 6D में आए तो आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्टिनियम के बाद में जो भी तत्व आएंगे उनका आकार एक्टिनाइड संकुचन के कारण क्या हो जाता है, समान हो जाता है।
तो हम ये कहेंगे 3D की तुलना में 4D का अधिक है। लेकिन लेंथेनम के बाद में जो भी आएंगे, लेंथेनम नहीं, लेंथेनम के बाद जो भी आएंगे, एक प्रभाव है लेंथेनाइड संकुचन, वो हम लेंथेनाइडों में सीखेंगे। उसके कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या हो गया, 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या होगा, बराबर हो जाता है। ये अपना डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार हो गया। अच्छा, अब देखो क्या है, अब एक बात और रह गई इसमें कि डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार हो गया, लेकिन उनका आयनिक आकार क्या रहता है। परमाणु आकार तो हो गया, उसके अलावा इनका एक और रह गया आयनिक आकार। क्या रह गया, आयनिक आकार। तो देखो क्या है, जैसे ही परमाणु का आकार होता है वैसे ही किसका आकार रहता है, आयनिक का आकार रहता है। तो देखो क्या है, ये जो डी उपकोष के तत्व हैं, डी उपकोष के तत्व हैं, ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सामान्यतः क्या दर्शाते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका मतलब ये अपने पास में क्या रखते हैं, धनावेश रखते हैं। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि अपने उदासीन परमाणु की तुलना में, जैसे कोई परमाणु है ए और उस पर आवेश आ जाए, मान लो A+ आ जाए, A2+ आ जाए, तो ये तो हो गया उदासीन, ये हो गया एकल धनात्मक, ये क्या हो गया द्विधनात्मक। तो धनावेश आने के कारण आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है। धनावेश का तो हम ये कहेंगे कि जो धनायन का आकार है, धनायन का आकार है, वो अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, उदासीन परमाणु से क्या होता है, कम होता है। तो आयनिक आकार में एक बात तो क्या होगी, प्राय धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, कम होता है। जैसे हम टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस की बात करें तो छोटा आकार किसका होगा, टाइटेनियम प्लस का। ठीक, दूसरी बात क्या है कि यदि इनमें समान ऑक्सीकरण अवस्था हम देखें, समान ऑक्सीकरण अवस्था हम देखें, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, समान ऑक्सीकरण अवस्था, मान लो इन सभी पे +2 है, क्या है, +2 है, या हम कहते हैं इन पर समान आवेश है, टाइटेनियम 2+ है, Cr 2+ है, Mn भी 2+ है, Fe भी 2+ है, CO भी 2+ है। समान ऑक्सीकरण अवस्था होने पर या समान धनावेश होने पर बाएं से दाएं जाने पर आकार में, बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा आकार इन सभी उदाहरणों में किसका है, टाइटेनियम 2+ का। एक बात और है, यदि असमान ऑक्सीकरण अवस्था हो, जैसे हम बात करें Mn के लिए, Mn भाई +2 आवेश भी दर्शाएगा, Mn3+ भी दर्शाएगा, Mn4+ भी दर्शाएगा, Mn5+ भी दर्शाएगा, इसी प्रकार 6+ और Mn7+ तक भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो हम ये कहेंगे कि समान ऑक्सीकरण अवस्था होने पर, ये रही समान ऑक्सीकरण अवस्था होने पर बाएं से दाएं जाने पर आकार में, धनायनों के आकार में या इनके आयनिक आकार में क्या आती है, कमी आती है। जबकि यदि असमान आवेश हो या असमान ऑक्सीकरण अवस्था हो, उस स्थिति में जब ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश कम होता है उसका आकार क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब धनावेश समानुपाती 1/, आयनिक आकार, आयनिक आकार, यानी धनावेश और आयनिक आकार कब, जब असमान ऑक्सीकरण अवस्था है, जब असमान ऑक्सीकरण अवस्था है या असमान आवेश है। कैसा आवेश है, असमान आवेश है। असमान आवेश हो या असमान ऑक्सीकरण अवस्था हो, उस स्थिति में यदि धनावेश बढ़ रहा है तो उसके आयनिक आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। तो देखो आयनिक आकार में आप क्या ध्यान रखोगे कि ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे और धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, हाँ देखो क्या है, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। एक बात और, यदि समान आवेश है उस स्थिति में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। और यदि समान परमाणु है और उन पर आवेश अलग अलग है तो आवेश का मान कम होगा तो उसके आकार में, आवेश का मान कम होगा तो उसका आकार क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अच्छा देखो क्या है, ये अपना हो गया आयनिक आकार। तो हमने अभी सीखा है कि डी उपकोष के तत्वों का, डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार और कौन सा आकार, आयनिक आकार। डी उपकोष के तत्वों का परमाणु आकार और एक क्या सीखा है, आयनिक आकार। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें,
धात्विक प्रकृति, किनकी? डी उपकोष के तत्वों की धात्विक प्रकृति। तो देखो धात्विक प्रवृत्ति 1-2 लाइन की, ज़्यादा नहीं है। धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति या धात्विक गुण, देखो क्या है, एक तो डी उपकोष के तत्व है ना, वो धात्विक गुण दर्शाते हैं, और ये जब ठोस अवस्था में रहते हैं तो ये कई प्रकार के संकुलन करते हैं। जैसे एक तो बीसीसी करेंगे, एक एफसीसी प्रकार का करेंगे, एक एससीबी प्रकार का करेंगे। जब हम ठोस अवस्था यूनिट पढ़ते हैं वहाँ हम 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ते हैं। काय केंद्रित, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित, और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये डी उपकोष के तत्व है ना, इन 3 प्रकार के संकुलन में रहते हैं। उसके अलावा धात्विक गुणों के लिए हम कहें तो भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर उनके धात्विक गुण भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धात्विक गुण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। हमें पता है स्केडियम से यदि हम क्रोमियम तक आए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो धात्विक गुण भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जबकि हम Mn से जिंक की तरफ आएंगे तो भाई स्केडियम से क्रोमियम की तरफ आए तो हमें पता है, हमने कई बार पढ़ लिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनके धात्विक गुण भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। Mn से जिंक की तरफ आए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो धात्विक गुण क्या हो गए? धात्विक गुण भी क्या हो जाते हैं? इनके कम हो जाते हैं। ठीक, ये इनके धात्विक गुण हो गए। एक टॉपिक और है इनमें कि जो संक्रमण तत्व है ना, वो संक्रमण तत्व हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे संकुल यौगिकों का निर्माण। किनका निर्माण? संकुल यौगिकों का निर्माण। तो देखा क्या है कि संकुल यौगिकों को हम सामान्यतः इस प्रकार से दर्शाते हैं, उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं जिन्हें। यहाँ कोई धातु रहती है, यहाँ कोई लिगेंड रहती है, यहाँ लिगेंडों की कोई संख्या रहती है, इसे तो हम कहते हैं लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करती है और लुईस के अनुसार हम इसे कहेंगे लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है, और यहाँ रहता है कोई ना कोई धातु परमाणु, और ये धातु परमाणु कौन से रहेंगे? डी उपकोष के। कौन से रहते हैं? डी उपकोष के। तो अपना यही है अगला टॉपिक, संकुल यौगिकों का निर्माण या उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण। जब उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है तो उनमें जो धातु परमाणु काम में आता है उपसंयोजक यौगिकों में, उनमें धातु परमाणु किसका रहता है? डी उपकोष का। अब हमसे ये प्रश्न पूछ ले कि डी उपकोष के तत्व उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं? तो देखो पहला क्या है, एक तो ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का मतलब है इन पर रहेगा धनावेश। जब धनावेश रहेगा तो इनका आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो भाई, एक तो आकार मान लो ये है, एक आकार ये है। जब आकार कम है ना, उस स्थिति में लिगेंडों की यहाँ से जुड़ने की संभावना क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो हम ये कहेंगे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण ये क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, और धनायन का आकार क्या होता है? छोटा। धनायन का आकार क्या होता है? छोटा। एक कारण तो होगा धनायन का छोटा आकार है, इसलिए ये उपसंयोजक बनाते हैं। एक कारण इनका ये है